जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं पार्ट 8। कौन सा पार्ट? 8वां पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज अपने बायोलॉजी के 200 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 176 से 200 में यहाँ आपके सामने लेकर आया हूं और ये आज अपना बायोलॉजी के टॉप 200 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि साइंस के विज्ञान के 800 प्रश्नों का भंडारा लेकर आऊंगा मैं। उस भंडारे का पहला चरण अपना पूरा होने वाला है आज। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो अपने पिछले 7 वीडियो है 25-25 प्रश्नों के, वो आप जाकर के देख सकते हैं। इंडियन आर्मी से संबंधित ये जो आपने चैनल पे इंडियन आर्मी वाले जुड़े हैं उन्हीं के लिए ये क्लास है। अगर अदर कोई है तो उनके लिए सिर्फ आप बेसिक समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो क्लास है वो आर्मी के लेवल से करवाई जा रही है। जो प्रश्न है बार बार परीक्षाओं में आए हुए, पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, वही प्रश्न करवाए जा रहे हैं। अगर आपने बायोलॉजी के ये 200 प्रश्न देख लिए तो इनसे बाहर एक भी प्रश्न जाने की संभावना नहीं है। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। टॉप अगर ये 200 प्रश्न आपने एक बार नजर भी मार ली तो आपका कल्याण हो सकता है, हो जाएगा, इतना मैं कह सकता हूं। देखिएगा, अपन ने बात करी थी कि पिछले वीडियो में बात करी थी कि अपन ने जो जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सभी टॉप मोस्ट प्रश्न लिए हैं। तो आज अपन और बात करेंगे 25 एक्स्ट्रा प्रश्नों की, जो अभी तक अपने पूरे 175 प्रश्नों में नहीं है। कुछ हट के प्रश्न है, कुछ नए प्रश्न है, अलग अलग जगह से मैंने अरेंज आपके लिए करे हैं ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं हो। इस जैसे ही 200 प्रश्नों की क्लास होती है फिर अपन केमिस्ट्री के प्रश्न शुरू करेंगे। केमिस्ट्री के आपके 201 से लेकर के 400 तक केमिस्ट्री के प्रश्न पूरे करवाए जाएंगे, 200 प्रश्न। उसी के बीच में अपन एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें बायोलॉजी के 200 प्रश्न एक साथ आपको करवाए जाएंगे। पूरे बायोलॉजी के 200 प्रश्न एक साथ करवाए जाएंगे। वो सीरीज भी आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है। तो देखिएगा, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी है? मटर के दाने के समान ग्रंथि है कौन से दाने के समान? मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी है ये बताना आपको। तो मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? छोटी सी ग्रंथि होती है जो क्या रहेगी, मटर के दाने के समान होती है। तो क्या वो थैलेमस ग्रंथि है, क्या हाइपोथैलेमस है, पीयूष है या लीवर है? देखिएगा, अपन ने ये सवाल कर रखा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। अपन ने ये सवाल कर रखा है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, कर रखा है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर ग्रंथि है, ये भी कर रखा है। लेकिन ये मटर के दाने के समान एक ग्रंथि है, उसी को अपन क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है इसी को अपन क्या कहते हैं? मटर के दाने के समान की ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट प्रश्न है। बहुत कम जगह ये प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए मैंने लिया है कि बहुत ही कम जगह ये प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। शरीर की तीसरी आंख की किस ग्रंथि को कहा जाता है? शरीर की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा जाता है? एक आंख है अपने शरीर में, ग्रंथि से संबंधित है। क्या है? ग्रंथि है। ये क्या है? ग्रंथि ही है। देखिए, ग्रंथि है। तो वो ग्रंथि जो अपने 12 साल तक की 12 से 13 साल तक की उम्र में रहती है और ये अपने यौनारंभ को क्या करती है? रोकती है। लेकिन जैसे ही 12 से 13 साल की उम्र होती है अपने ये ग्रंथि धीरे धीरे समाप्त होती है और अपने अंदर यौनारंभ आरंभ हो जाता है। आवाज का भारी होना, लड़कियों की आवाज का पतला होना और लड़कों के दाढ़ी आना, बाल आना चेहरे पर, ये सब शुरू होते हैं 13 साल के बाद। तो ये जो पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि, इसी को का तीसरी आंख कहा जाता है। ये ग्रंथि क्या करती है? अपने शरीर में 13 वर्ष तक, 12 से 13 वर्ष तक ये ग्रंथि रहती है और अपने शरीर के हार्मोन को कंट्रोल करके रखती है। उनका जो यौनारंभ प्रारंभ हो रहा है, किशोर अवस्था प्रारंभ हो रही है, उसको कंट्रोल करती है। फिर 13 साल की उम्र के बाद में ये ग्रंथि अपने आप समाप्त हो जाती है और यौनारंभ प्रारंभ होता है, जिसमें लड़कियों के जो है आपके आवाज पतली होना और मासिक धर्म का शुरू होना, लड़कों के लिए चेहरे पर बाल वगैरह आना और आवाज का भारी होना, ये सब किस पे शुरू होता है? पीनियल ग्रंथि के समाप्त होने के बाद में। तो ये ग्रंथि अपने यौनारंभ को प्रारंभ करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तीसरी आंख कहा जाता है। टॉप मोस्ट प्रश्न है। अगला, बर्थ हार्मोन कौन सा है? बर्थ हार्मोन, जन्म का हार्मोन। कौन सा हार्मोन? बर्थ हार्मोन। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरोन। देखिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो मादा से संबंधित हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष से संबंधित हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन है, उसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। प्रसव और पीड़ा का हार्मोन भी कहा जाता है बर्थ हार्मोन, इसी से बच्चे का जन्म होता है। अगला है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिएगा, ये तो पढ़ा होगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग है, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन अपना होता है कौन सी ग्रंथि में? थायराइड ग्रंथि में होता है। कौन सी ग्रंथि में होता है? थायराइड ग्रंथि में। थायराइड ग्रंथि में हार्मोन जो है उसको कहते हैं अपन थायरोक्सिन हार्मोन।
थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गले से संबंधित एक रोग है, तो क्या पोलियो गले से संबंधित है, क्या रेबीज, घेंगा या टाइफाइड, इसको कहेंगे टाइफाइड। तो कौन सा गले से संबंधित रोग है, गले से संबंधित एक ही है, घेंगा। ये कौन सी किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, गले में सूजन आ जाती है, पूरा शरीर फूल जाता है, या फिर एक ये इसमें ये रोग में ये भी होता है कि पूरा शरीर सूख भी जाता है। तो दोनों प्रकार के रोग इसमें सम्मिलित होते हैं। प्रश्न संख्या 180, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन में कौन सी ग्रंथि सहायक है। आप डिप्रेशन में चले जाते हो, स्ट्रेस में चले जाते हो, इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, इसे 4S ग्रंथि भी कहते हैं, इसे 3F ग्रंथि भी कहते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट ग्रंथि भी कहते हैं। स्ट्रेस से संबंधित है, एस का मतलब है स्ट्रेस से संबंधित है। तो कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी आपकी, एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगी। अगला, शुक्राणु के निर्माण के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए। देखिएगा, आपने देखा होगा कि वृषण जो है, वृषण कोश है, उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है और ये शरीर से बाहर की तरफ होते हैं। शरीर का टेम्परेचर होता है अपना 37 डिग्री। कितना होता है, 37 डिग्री अपने शरीर का सामान्य ताप होता है। अगर शरीर का पूछे तो 37 डिग्री, रूम टेम्परेचर पूछे तो 25 डिग्री। तो दो ऑप्शन तो अपने कट गए। तो शरीर के तापमान से थोड़ा सा तापमान कम होता है वृषण कोश का, उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। ये शरीर से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, इनके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि ये शरीर के टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर, थोड़ा कम मतलब 35 डिग्री टेम्परेचर पर शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला, एक लिंगी पुष्प कौन सा है। एक लिंगी का मतलब हो गया या तो नर केसर होंगे, पुंकेसर होंगे, या स्त्री केसर में से कोई एक ही होगा, उसे कहते हैं अपन एक लिंगी पुष्प। तो कौन सा हो जाएगा आपके, पपीता। कौन सा हो जाएगा, पपीता। मटर और गुड़हल है, वो क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। मटर और गुड़हल के जो पादप है वो क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। अगला है, पौधे की वृद्धि में सहायक है। पौधे की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, पौधे से संबंधित। देखिएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो आपके महिलाओं से संबंधित हार्मोन है। साइटोकाइनिन ये होता है कि जैसे कि ये आलू है, आलू के अंदर जो जनन होता है उसको अपन कायिक जनन कहते हैं। आलू के अंदर जो जनन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कायिक जनन। इसके बाहर एक फली लगी, हरी कलर की लग जाती है, आपने 5-10 दिन रख दिया आलू को, तो इसको काट के आप जमीन में लगा देते हो तो उससे एक नया आलू बन जाता है। इसको कायिक जनन कहते हैं और ये किसके, साइटोकाइनिन की वजह से। लेकिन वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, जिब्रेलिन। पौधों की वृद्धि से जिब्रेलिन हार्मोन जरूरी है। पौधे की लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए, उसकी वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन जरूरी है। अगला, पादपों में श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है, छाल से। पादपों में पेड़ पौधे श्वास कहां से लेते हैं, गिल से लेते हैं, अपने रंध्र से लेते हैं, या फिर फूलों से लेते हैं। किससे लेंगे, रंध्रों से। पत्तियां रहती है इसके ऊपर, इस प्रकार से पत्तियां रहेगी, उनसे वो क्या करते हैं, छोटे छोटे रंध्र रहते हैं, उससे वो क्या करते हैं, अपने पादप श्वास लेते हैं। पादप श्वास कहां से लेते हैं, रंध्रों से लेते हैं। छोटे छोटे पेड़ पादप होते हैं जिनसे वो रंध्रों से श्वास लेते हैं। अगले सवाल की बात करें, कोशिका का ट्रैफिक हवलदार किसे कहा जाता है, ट्रैफिक हवलदार। ट्रैफिक हवलदार जो मतलब एनी टाइम बिजी रहता है, हर एक काम वो अपने हाथ से करता है, तो उसको कहते हैं गोल्जी काय। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह। क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह, पावर हाउस, शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को। रिक्तियां, जब हमारे पेट में दस्त वगैरह हो, उल्टी वगैरह हो, तो ये क्या करता है, ये खराब हो जाता है रिक्तिका, और ओआरएस घोल इसको चार्ज करता है। क्या करता है, ओआरएस घोल इसको चार्ज करता है। राइबोसोम का पूछे तो क्या लिखेंगे, राइबोसोम का प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री लिखेंगे। अगला है, मृत कोशिका की खोज किसने करी, और उससे अगला है, जीवित कोशिका की खोज किसने करी। देखिए, कोशिका की खोज 2 व्यक्तियों ने करी है। पहला जो व्यक्तियों ने खोज करी है वो थी मृत कोशिका। वो कौन सी थी, मृत कोशिका। तो रॉबर्ट हुक ने जो खोज करी है वो तो थी मृत कोशिका, लेकिन उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने खोज जो करी है वो जीवित कोशिका थी। वो कौन सी कोशिका थी, जीवित। तो वो खोज करने वाले कौन से थे, आपके ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने कौन सी कोशिका की खोज करी, जीवित कोशिका की खोज करी है। आगे इसी कोशिका से संबंधित एक सवाल जो अपन ने नहीं लिया है पहले, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने करी है। केंद्रक की खोज किसने करी है, कोशिका होती है, उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में एक केंद्रक होता है, तो वो केंद्रक की खोज किसने करी है, रॉबर्ट हुक ने। हुक ने तो मृत कोशिका की, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की। स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया है। तो बचा अपने ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा, केंद्रक की खोज करी है। अगला डीएनए का, आपने देखा होगा डीएनए का एक द्विकुलित मॉडल होता है, इस प्रकार से एक मॉडल होता है, वो कहलाता है आपके डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, जिसमें एडिनोसिन,
ट्राइफॉस्फेट ये सब जुड़े होते हैं। ये डीएनए हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, अलग अलग होता है डीएनए। बाल से डीएनए मैच करवाया जाता है, खून से डीएनए को मैच करवाया जाता है। तो ये जो मॉडल दिया है वो किसने दिया है? वाटसन तथा क्रिक ने। किसने दिया? वाटसन तथा क्रिक ने ये मॉडल दिया है। ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक ने तो क्या करा है? आपके सामने देखा होगा, अभी अपन ऊपर वाले प्रश्नों में बात करी थी, जीवित और मृत कोशिका की खोज इन्होंने करी है। स्लाइडर ने क्या करा है? स्लाइडर ने कोशिका का सिद्धांत दिया है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा है? केंद्रक की खोज करी है। अगला है, किस भोज्य पदार्थ में नाइट्रोजन पाया जाता है? किस भोज्य पदार्थ में नाइट्रोजन पाया जाएगा? वह पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। देखिएगा, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनके अंदर क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। लेकिन प्रोटीन है, नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? प्रोटीन। विटामिन में क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन जो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होगा। तो नाइट्रोजन किसमें पाया जाएगा? आपके प्रोटीन में पाया जाता है। देखिएगा, सिंपल सिंपल सवाल 190 सवाल अपने हो चुके हैं। बायोलॉजी के 190 सवाल पूरे हो चुके हैं। जब मैंने सीरीज शुरू करी थी 200 प्रश्नों की, तो मुझे भी लगा कि यार मेरे पास 100 प्रश्नों का तो कलेक्शन था, कि अब 100 प्रश्न में कहां से लेकर आऊंगा, कौन सी किताबें से लूंगा, कहां से लूंगा। तो मैंने भी जब रिसर्च करी, मैनेज करा इधर उधर से सवाल, तो 200 सवाल हो गए। अभी और भी सवाल है जो हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आर्मी के लेवल के ये 200 प्रश्न आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। अगर आपने इन 200 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको आर्मी के अंदर बायोलॉजी का सवाल एक भी गलत नहीं होगा, इतनी मेरी गारंटी है, क्योंकि इनसे बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। बाकायदा आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है, कई लड़के ऐसे जिनको कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, तो आप क्या करो, उन सवालों को बार बार देखो। जब भी आपको टाइम मिले 2 गुना की स्पीड लगाओ, यूट्यूब पे 2 गुना की स्पीड में देखो इन प्रश्नों को। जल्दी अपन पूरे 200 प्रश्नों की एक सीरीज वापस एक वीडियो बनाएंगे बड़ा सा, उस पर लेके आ जाएंगे आपके सामने बायोलॉजी टॉप मोस्ट क्वेश्चन। तो आप वहां पर जाकर के 2 गुना की स्पीड में भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? देखिए, एनीमिया की जगह मैंने हीमोफीलिया रोग ले लिया, लेकिन एनीमिया भी एक रोग है जो रक्त की कमी से होता है। और रक्त में क्या होता है? आयरन होता है। रक्त में क्या होगा? आयरन होता है। रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। और रक्त में अगर आयरन की कमी होगी तो ये एनीमिया रोग होता है। और आपने देखा होगा, विद्यालय वगैरह की बात करें तो विद्यालयों के अंदर आयरन की गोलियां दी जाती है लड़कियों को, उनको, क्योंकि ब्लड जो होता है, मासिक धर्म होता है, उसमें ब्लड का रिसाव होता है, उसकी वजह से ब्लड के अंदर क्या होता है? एनीमिया रोग होता है ब्लड की कमी से। तो उसको पूर्ति करने के लिए आयरन की टेबलेट दी जाती है विद्यालयों में निःशुल्क। अगला, दूध के पाचन में सहायक हार्मोन है। दूध के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? दूध के पाचन में कैसिन हार्मोन, और दूध के रंग के लिए, धवल रंग के लिए। मेलेनिन हार्मोन अपनी त्वचा, जो अब मेरे किसी की व्हाइट होती है, किसी की ब्लैक होती है, ब्राउन कलर की जो त्वचा, वो किसकी वजह से? मेलेनिन हार्मोन की वजह से। स्ट्रोकोबिलिन हार्मोन जो है वो मल का भूरा रंग, किसका? मल का, मल के भूरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है स्ट्रोकोबिलिन। और रेनिन जो है वो दूध के पाचन में सहायक होता है। रेनिन हार्मोन क्या हो जाएगा? दूध के पाचन में सहायक होता है। अगला, आहार नाल की लंबाई। देखिएगा, मुख से शुरू होता है आहार नाल, मुख से शुरू होगी इस तरह से, मुख से लेकर के यहाँ अमाशय आ गया, फिर ये छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे करके पूरा रहेगा। तो ये मुख से संबंधित है। मुख से शुरू होकर के मल द्वार तक जो लंबी नली होती है, उस नली को अपन कहते हैं आहार नाल। मुख से लेकर के मल द्वार तक एक लंबी नली होती है अपने, जिसमें सबसे पहले आता है मुख, फिर आता है आपके ग्रास नली, भोजन की नली, फिर आमाशय आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर लास्ट में मल द्वार। ये 7 भाग होते हैं आपके भोजन के पाचन के प्रमुख अंगों में। लार ग्रंथियां, लीवर ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि ग्रंथियों के अंदर आती है। तो ये जो मुख से लेकर के मल द्वार तक लंबी नली होती है, इसकी लंबाई मानी जाती है लगभग 28 से 30 फीट। कितनी मानी जाती है? 28 से 30 फीट। तो अपन ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से दिए हुए। 38 से 40 नहीं होगा, 40 तो 15 से 20 नहीं होगी, 26 से 30 हो सकती है, और 10 से 15 भी नहीं होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 से 30। अगला, निद्रा रोग होता है। निद्रा रोग किसकी कमी से होता है? किससे होता है? जीवाणु से, विषाणु से, या प्रोटोजोआ से? तो ध्यान देना, नींद का माना वो प्रोटोजोआ से होगा। मलेरिया और निद्रा रोग, मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है, ध्यान देना। मलेरिया भी किससे होगा? प्रोटोजोआ से। और ये आपके निद्रा रोग भी किससे होगा? प्रोटोजोआ की कमी से होता है। अगला, पोलियो में दवाई कौन सी दी जाती है? पोलियो जब होता है व्यक्ति के, तो कौन सी दवाई दी जाती है? आपने देखा होगा 2 बूंद जिंदगी की जो पहले एड आता था अमिताभ बच्चन का, अब भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। अब आज के समय भारत में पोलियो किसी भी व्यक्ति के नहीं होता है। उसकी जो दवाई है उसको कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या कहते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है।
अगला डेंगू किससे फैलता है? डेंगू प्रोटोजोआ से, दूषित पानी से, मक्खियों से, मादा एडिस मच्छर से। तो ये प्रश्न तो कॉमन है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, अपने 5, 6, 7 किताब से चलता आ रहा है। डेंगू किससे फैलता है? मादा एडिस अगेप्टी मच्छर से। उस पूरे मच्छर का नाम है मादा एडिस अगेप्टी मच्छर। तो मादा एडिस मच्छर से ये डेंगू फैलता है। अगला ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? त्वचा के रंग के लिए, त्वचा के रंग के लिए तभी अपन ने देखा मेलेनिन हार्मोन। कौन सा? मेलेनिन हार्मोन जिम्मेदार होता है अपने। कौन सा हार्मोन होगा? मेलेनिन हार्मोन त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य क्या करता है? क्या? वृद्धि के लिए। वृद्धि के लिए आपने देखा होगा अभी पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए अपन ने ऊपर सवाल करा जिब्रेलिन। कौन सा? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन होता है, ये हार्मोन क्या करेगा? पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होता है। ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो उसको क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन देखिएगा प्रश्न से। और ये प्रसव पीड़ा के लिए अभी अपन ने ऊपर बात करी थी इस प्रश्न की, इसको क्या कहा गया है? बर्थ हार्मोन भी कहा गया है। प्रश्न संख्या भी बात करते हैं, देखिएगा अपन ने बताया साफ साफ ये प्रश्न आया था बर्थ हार्मोन। प्रश्न संख्या 178 में देखिएगा, प्रश्न संख्या 178 जो थी उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहा गया? बर्थ हार्मोन भी कहा गया है। तो यही प्रश्न अपन ने यहां लिया है। तो इस हार्मोन को क्या कहा गया है? प्रश्न घुमा के पूछा गया थोड़ा सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो वहां पूछा था बर्थ हार्मोन, यहां पूछा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये क्या है? प्रसव पीड़ा का हार्मोन होता है। प्रसव के समय जो पीड़ा होती है उसके लिए यह हार्मोन जिम्मेदार होता है। और प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये रिलैक्स करता है मांसपेशियों को। अगला थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? देखिए अग्नाशय, अगर आपसे अमाशय का पूछे तो जे आकार का होता है। अमाशय का आकार कैसा होता है? जे आकार का, इस तरह से। लेकिन यहाँ पूछा थायराइड ग्रंथि का, तो थायराइड ग्रंथि का आकार होता है आपके एच ग्रंथि के समान। एच आकार की एक ग्रंथि होती है, उसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा या गलकंड रोग होता है। अपन उसको आयोडीन की कमी से रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? अपने मस्तिष्क की आधारभूत इकाई क्या है? मैं कहूं अपने शरीर की आधारभूत इकाई क्या है तो आप कहोगे कोशिका। मैं कहूं पदार्थ की आधारभूत इकाई क्या है तो आप कहोगे परमाणु। उसी प्रकार से तंत्रिका कोश, तंत्रिका तंत्र जो है, जो अपना मस्तिष्क का जो पूरा नर्वस सिस्टम है, उसकी आधारभूत इकाई कौन होती है? तो उसकी इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। और हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। ये क्या होती है? अपने शरीर की आधारभूत इकाई होती है। प्रश्न संख्या 199। अब लास्ट प्रश्न है 200 प्रश्न। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये टॉप मोस्ट 200 प्रश्नों की एक बड़ी सीरीज आपके सामने वापस आने वाली है। अभी अपन 25-25 प्रश्न इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको भी सहूलियत रहे 25 प्रश्न पढ़ने में। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा आपको बड़े वीडियो मैराथन क्लासें भी आपको देखने को मिलेगी। अगला रक्त समूह। ओ रक्त समूह किससे से रक्त ले सकता है? ओ ब्लड ग्रुप जो है वो किससे रक्त ले सकता है? ब्लड ग्रुप ए से, बी से, ए बी से या ओ से? तो आपको पता होना चाहिए ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? सबको देने वाला होता है। ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा और ओ को भी देगा। लेकिन जब लेने की बात आएगी तो ये सिर्फ और सिर्फ खुद से लेगा। किससे लेगा? खुद से लेगा। तो ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ खुद से रक्त ले सकता है, बाकी देने को वो सभी को देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। और सर्वग्राही किसको कहते हैं अपन? एबी को कहते हैं। तो ये अपने पूरे प्रश्न हुए हैं 200 प्रश्न। 176 से लेकर के 200 प्रश्नों की आज सीरीज पूरी हो गई। बायोलॉजी के टॉप जो 200 प्रश्न थे वो पूरे हो चुके हैं। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई है, आप चाहते हो इस सीरीज में और नवाचार किया जाए, आपको लगे कि इस सीरीज में ये कमी है सर, इसको सुधार कीजिएगा, तो आपके कमेंट सर आंखों पर रखे जाएंगे और उस पर अमल भी किया जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां आपको केमिस्ट्री के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 25 सवालों तक करवाया जाएगा, अर्थात 201 से 225 प्रश्न करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।